हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टैक्स टॉक के इस एपिसोड में बात करेंगे आपके साथ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। जनरली इनकम टैक्स जो है बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे फॉर्मूलाज, कितने एग्जेम्पशन, डिडक्शंस, सारा कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरह आपके सामने उभरता है। तो जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जो भी छोटे व्यापारी है और प्रोफेशनल्स है, उनको थोड़ा सा नर्वस फील कराता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक स्कीम निकाली थी। ये काफ़ी समय हो गया है, पर आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में प्रिजम्पशन का मीनिंग क्या होता है। प्रिजम्पशन का मीनिंग सिंपल है, अनुमान होता है। मतलब आप करेक्ट इनकम नहीं ले रहे हो, आप अनुमानित इनकम ले रहे हो। क्या मैं कुछ भी अनुमान कर सकता हूँ? क्या मैं जीरो अनुमान कर लूँ या नेगेटिव अनुमान कर लूँ? नहीं, इसके लिए रूल फ्रेम करे गए हैं सेक्शंस में। 3 सेक्शन मेजरली है, सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 2 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर्स फ्रॉम टीडियस जॉब ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट from getting the accounts audited, the Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under Section 44 AD, Section 44 ADA, and Section 44 AE, where taxpayers are asked to compute their income अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस। मतलब 3 सेक्शन की बात करी। अगर कोई भी पर्सन इन 3 सेक्शन के अंदर अपनी इनकम को प्रिज्यूम करते हैं, अपनी इनकम को कंप्यूट करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस के अंदर, तो फिर उनको 2 फायदा होगा। एक तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब खर्चे भी बचे, प्लस आपको अनुमान करने के लिए भी बोला गया। तो कितना अनुमान कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन सेक्शन में कौन कौन से बिजनेसेस है, कौन कौन से प्रोफेशंस है, उनके बारे में भी पूरा का पूरा आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले बता दिया 3 सेक्शन के बारे में, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AE। इन तीनों को पढ़ने से पहले नीचे जो नोट में लिखा हुआ है उस पर जाते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग बिजनेसेस। अ पर्सन हु इज कैरिंग एन एजेंसी बिजनेस, जो भी एजेंसी सर्विसेज कर रहा है तो उसको ये अलाउड नहीं है प्रिजम्पटिव में टैक्सेशन कराना। और दूसरा, किसी का एजेंट बन रहे हो आप, जैसे इंश्योरेंस एजेंट हो गया, ऐसे एजेंसी बिजनेस हो गया। अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, कोई कमीशन कमा रहा है या ब्रोकरेज कमा रहा है तो उसको भी उस इनकम में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कोई लाभ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इनके अलावा बाकी जो बिजनेसेस है, बाकी जो प्रोफेशंस है, बाकी जो सर्विसेज है, उसके लिए क्या सिचुएशन है, इसके लिए ये 3 सेक्शन पड़े हुए हैं। तो पहला सेक्शन बोलता है, सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल टू स्मॉल टैक्स पेयर इंगेज्ड इन एनी बिजनेस पर सब्जेक्ट टू दीज 2 बिजनेस। मतलब कोई भी बिजनेस करते हो पर ये 2 बिजनेस के अलावा, ठीक है। और एक्सेप्ट, और कुछ भी है, रुकिए, द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज रेफर्ड इन सेक्शन 44 AE। और सेक्शन 44 AE जिन बिजनेसेस पे एप्लीकेबल होता है, उन बिजनेसेस को छोड़ के, नीचे के ये 2 बिजनेसेस को छोड़ के कोई भी बिजनेस करता है तो फिर उसके लिए सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल हो गया। वो सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए अपनी चेकलिस्ट चेक कर सकता है कि क्या मैं सेक्शन 44 AD में फॉल करता हूँ। उन बिजनेसेस जो ये नीचे के 2 प्लस 44 AE के अलावा, इसमें 44 AE में आपके प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज की बात हुई है, वो अभी यहाँ पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा सारे के सारे सेक्शन 44 AD रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेक्शन 44 AD में वो फॉल करते हैं कि नहीं करते। सेक्शन 44 ADA बोलता है कि द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 ADA इज डिजाइंड टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर्स इंगेज इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब देखिए, हमने 44 AD में बिजनेस की बात करी और 44 ADA में प्रोफेशन की बात करी। सेक्शन 44 AD में एनी बिजनेसेस बोला गया है, कोई भी बिजनेस आप करते हो, पर सेक्शन 44 ADA कहता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। कौन से स्पेसिफाइड प्रोफेशन, आगे बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ जनरल परव्यू देख लेते हैं। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन को मतलब बिजनेस करते हुए AD में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर प्रोफेशन करते हो तो ADA में, वो भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन। और AE में मैंने जो पहले AD में भी लिखा हुआ है कि स्कीम of the section 44 AE is designed to relieve small taxpayer engaged in
बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। तो अगर कोई प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज करता है तो उसको सेक्शन 44AE का शरण मिलेगा। आप इसमें अपने टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 44AD की। तो सेक्शन 44AD किन किन पर्सन को एप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब कोई भी रेजिडेंट, टैक्स रेजिडेंट इंडिया का है और इंडिविजुअल है तो उसको सेक्शन 44AD में शरण ले सकता है। रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता है अंडर सेक्शन 44AD। उसके बाद रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म भी जो इंडिया से बाहर का नहीं है, रेजिडेंट के लिए अलग से 182 डेज सम डेज कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी के लिए आप समझ जाइए कि जो रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है उनको सेक्शन 44AD में आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन जाता है पार्टनरशिप फॉर्म का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि वो थोड़ा सा बड़ा एंटिटी बन गया। ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है वो पहले से ही बहुत सारे कंप्लायंसेस करता है, एमसीएज में अपनी बहुत सारी रिटर्नें फाइल करता है, तो फिर क्यों नहीं वो अपने टैक्स भी कैलकुलेट कर सकता है। ये एक एजम्पशन है। मतलब जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनको खर्चे से बचाने के लिए, उनको झंझट से बचाने के लिए इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लिया गया था। अब कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, ये लोग पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बहुत सारे फॉर्म्स फिल करते हैं, वो झंझट के लिए तैयार होते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैसे ही हेल्प ले रहे होते हैं और वो खुद भी थोड़ा सा लिटरेट पर्सन होते हैं, थोड़े से जानकार होते हैं इन चीज़ों में, तो इसीलिए उनको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो सेक्शन 44AD में 3 जने आए, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF और रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म। अब बेनिफिट क्या है सेक्शन 44AD में क्यों आए? तो फिर क्या है कि एक तो आप इनकम टैक्स 4 ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स 4 बाकी इनकम टैक्स रिटर्न से आसान होता है, वो ये ऑनलाइन भी फाइल करा जा सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जनरली आपको ITR 3 भरना पड़ता है, जो लंबा चौड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस का होता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स आती है। पर जब आप ITR 4 भरते हो तो फिर सिंप्लीफाइड छोटा सा फॉर्म होता है और ऑनलाइन भी फिल किया जा सकता है, तो ये आसान होता है, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो प्रिजम्पटिव स्कीम में आप आ गए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है 2 करोड़ तक। मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आते हो तो आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ पहुंच जाए। जनरली क्या है 1 करोड़ है, पर यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए और का बेनिफिट दे दिया गया कि आप 1 करोड़ और तक क्या करो, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लो, तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब चौथे नंबर पे आप देख रहे हो तो जनरली इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराते हो 4 इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको वन टाइम मार्च 15 से पहले आप क्या कर दो, अपना इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दो। मतलब 3 बार 4 बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक मार्च 15 की तारीख पे अपनी कैलकुलेशन करो और अपना एडवांस टैक्स पेमेंट कर दो। तो ये भी एक बेनिफिट आपको 44AD में मिलता है। तो इसके क्या लिमिटेशन भी है क्या? हाँ, लिमिटेशन भी है। अब देखो बात ये है कि इसमें ना जो प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स है जो प्रिज्यूम करने के लिए दिया गया है, कितना है सर, ये आगे मैं बताऊंगा। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा आप जितना भी मर्जी भी इनकम कैलकुलेट कर लो, पर उससे कम आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते। मतलब एक कैप दिया हुआ है, उस कैप से नीचे आप इनकम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने एक बार इनकम प्रिज्यूम कर लिया तो आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। मानिए एक ने बिजनेस करा हुआ है, फिर उसने इनकम प्रिज्यूम कर लिया 10% अपने इनकम का, टर्नओवर का 10% प्रिज्यूम कर लिया। अब उसने रेंट भी पे कर रखा है, क्या वो 10% से अपना रेंट कम कर सकता है? नहीं जी। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस भूल जाओ, प्रिज्यूम करो इनकम इतना है और उसी पे टैक्स पेमेंट करो। कोई भी पर्सन सेक्शन 44AD में आने के बाद वो ऑप्ट आउट भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 44AD ही लेना है, कंपलसरी है। पर अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो फिर एक बार ऑप्ट आउट कर लिया और आपने प्रॉफिट प्रिजम्पटिव इनकम से कम डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब आप अगले 5 साल के लिए, 5 असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन 44AD में अपनी इनकम को एसेस नहीं कर सकते, इनकम को प्रिज्यूम नहीं कर सकते। और अगर आपने जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम इनकम दिखाया और तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। मतलब एक किस्म से ये हो गया
कि आप या तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मान लो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मान लिया, छोड़ दिया, तो फिर आपको 5 साल तक फिर से आने नहीं दिया जाएगा अंदर। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं माना और इनकम अपनी कम एसेस करा ली, तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो तो आपका फायदा है, नहीं जाते हो तो कंफ्यूजन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ना जो सेक्शन में लिखा गया है एसेस्ड इनकम बोला है, देखो यहाँ पे इनकम बोला है और साइलेंट है फिर सेक्शन कि अगर आपकी इनकम प्रिस्क्राइब लिमिट से कम किया है आपने, तो आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। पर लॉस के बारे में नहीं बोला है। तो आप एक स्टैंड ले सकते हैं अपने प्रोफेशनल से बात करके कि क्या लॉस में ये साइलेंट है, तो क्या इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से तो ले सकते हैं कि अगर आपने लॉस एसेस किया है तो फिर आपको ऑडिट में भी मैंडेट नहीं होगी, क्योंकि बुक में जो भी सेक्शन में इनकम का जिक्र किया गया है, लॉस का जिक्र नहीं किया है। तो अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया और आपका एसेस लॉस है, तो मेरे हिसाब से सिंस सेक्शन इज साइलेंट, आपको ऑडिट करने की मैंडेटरी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते, आगे क्या है, तो सेक्शन 44 एडी में प्रिस्क्राइब लिमिट कितना है। सर प्रिस्क्राइब लिमिट हमने बहुत सारी बात कर ली, तो प्रिस्क्राइब लिमिट है कितनी। तो सबसे पहला तो टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर नहीं जानी चाहिए। मतलब टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गई तो आप एलिजिबल ही नहीं हो प्रिजम्पशन के लिए। आप अब बड़े व्यापारी हो गए, आप स्मॉल टैक्स पेयर नहीं रहे। और मिनिमम इनकम कितना डिक्लेयर होना चाहिए, 8%। इफ द अमाउंट रिसीव ड्यू टू सेल इज थ्रू मीडियम अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। अगर आपने सिंपली बोला जाए तो कैश में पैसा लिया है या कैश जैसा कुछ जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वैसा पेमेंट लिया है, तो आपको उस टर्नओवर का 8% को इनकम मानना है। और अगर आपने बैंक मोड के थ्रू, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट लिया है, तो आप 6% को क्या मान लो, अपनी इनकम मान लो जितना भी टर्नओवर है, और उसमें टैक्स कैलकुलेट कर लो। फिर से देखिए 8% उस सिचुएशन में जब आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर, क्या बैंक ट्रांसफर के अंदर फोन पे, पेटीएम जो आजकल के वॉलेट हैं उनको इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपकी पेमेंट उनके थ्रू आ रही है तो 6% बनाओ भाई अपनी इनकम। अगर आपकी इनकम इससे अलग कैश में आ रही है या बेयरर्स चेक होता है जो आप जाके सीधा निकाल सकते हो, ऐसे चेक के थ्रू आ रहा है जो ट्रांसफर दिखेगा नहीं बुक्स में, उन सिचुएशन में आपको 8% में क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम को प्रिज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो, इफ इनकम वाज रिसीव पार्शियली थ्रू अकाउंट पे चेक, जैसे अकाउंट पे ही चेक है या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या कुछ और ऑनलाइन ट्रांसफर जो 6% के मीडियम में आता है, और कुछ आपके कैश के थ्रू या उन मीडियम के थ्रू जो मीडियम पे 8% का एप्लीकेबल होता है, तो आपका अकॉर्डिंगली जितना अमाउंट पे आपको अकाउंट पे के थ्रू जितना अमाउंट मिला है उस पे 6%, और जितना आपको नॉर्मल कैश के मोड पे आया है उसमें 8% का प्रिजम्पशन लगाना पड़ेगा। और एक चीज है कि 8% नहीं रखना चाहता सर, मैं 10% रखना चाहता हूं, तो चौथे नंबर पे आप देखोगे तो हायर इनकम कैन बी डिक्लेयर्ड अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट। मतलब 8% से ऊपर आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। 10 करो, 15 करो, 20 करो, 100% करो, कोई इश्यू नहीं है। पर मिनिमम आपको 8% या 6% करना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल बताओ, 1 करोड़ का टर्नओवर था, सारा का सारा अकाउंट पे ही चेक से पैसा आ गया, परसेंट कितना लगेगा, 6% प्रिजम्पशन रेट लगेगा। 1 करोड़ का टर्नओवर था, सारा का सारा कैश के थ्रू आ गया, तो कितना परसेंट लगेगा, 8%। 1 करोड़ का टर्नओवर था, 50 लाख कैश के थ्रू आया, 50 लाख एनईएफटी के थ्रू आया, तो कितना परसेंट लगेगा, 6%। जो एनईएफटी के थ्रू आया उस पर 50 लाख में 6% लगेगा, और जो कैश के थ्रू आया है उसमें उस 50 लाख में 8% के थ्रू लगेगा। तो सेक्शन 44 एडी इतना है। अब जाते सेक्शन 44 एडीए के अंदर। तो सेक्शन 44 एडीए में एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी सेम एज 44 एडी। 44 एडी में क्या था, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी नहीं था, कंपनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये 3 चीजें थी, ट्रस्ट भी नहीं था।
तो अब इसमें भी एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई, सेम है सेक्शन 44AD, पर एक्सेप्ट HUF बट ओनली एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोफेशनल। सर इसमें HUF हटाने की जरूरत क्या थी, देखिए बात समझिए। स्पेशल प्रोफेशनल्स कुछ ऐसे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जो डिग्रीज एक इंडिविजुअल अपनी पढ़ाई करने के बाद या कोई टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद क्या कहता है रिसीव करता है, ये डिग्रीज है। तो कोई HUF, एक डॉक्टर है, उसके घर में उसका परिवार नेसेसरी नहीं है कि डॉक्टर होगा पूरा, उसका बेटा भी डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर। बिजनेस में एवरीबॉडी कैन बी अ पार्टनर, पर प्रोफेशनल के सिचुएशन में प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, इसीलिए। और पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है प्रोफेशनल की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप फॉर्म होती है, डॉक्टर्स के पार्टनरशिप फॉर्म होती है, वकील लॉयर्स के पार्टनरशिप फॉर्म होती है, अदर टेक्निकल एक्सपर्टीज के पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, मतलब लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टनर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए इस सेक्शन में HUF को हटा दिया गया है। इसमें और कोई रीजन नहीं है HUF को हटाने का, क्योंकि HUF के अंदर जनरली बेटा होता है, बेटी होती है और फादर होता है। तो फादर तो प्रोफेशनल हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि बच्चे भी उनके प्रोफेशनल ही होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा, ये नेसेसरी नहीं है। तो इसीलिए HUF को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया गया, बोला कि प्रोफेशनल जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल यहाँ पे इंक्लूड होंगे ही, इसीलिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के सिचुएशन में HUF पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म में सेक्शन 44ADA एप्लीकेबल होता है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सेम है सेक्शन 44ADA के जैसे ही। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स ऑडिट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जब तक आप इसमें फॉल करते हो। और पर टर्नओवर इसका लिमिट कर दिया गया है 50 लाख, वहाँ पे 2 करोड़ था, यहाँ पे आ गया हमारा 50 लाख। और ITR 4 आप भर सकते हो इस सिचुएशन में, और वही चीज़ है। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी सेम है सेक्शन 44AD और ADA के। सेक्शन 44AD में लिमिटेशन करते हो तो आप जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम आप क्या नहीं कर सकते, इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं अलाउड। पर इसमें एक चीज़ आप देखोगे तो फिर यहाँ पे एक बात बोला गया है कि आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई 5 साल की लिमिट नहीं है। तो इसमें जो लिमिटेशन है वो सेक्शन 44AD वाली है, बस ऑप्ट आउट वाला सिचुएशन इसमें नहीं है। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है कौन, तो सेक्शन 44ADA के हिसाब से स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है कौन, सर बात करते हैं सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, देखिए रेजिडेंट इन इंडिया, द वर्ड यूज्ड इज रेजिडेंट, यहाँ पे भी रेजिडेंट होना चाहिए। इन इंडिया इंगेज्ड इन फॉलोइंग प्रोफेशंस कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44ADA। लीगल लॉयर हो गया, ठीक है, और लीगल वर्क्स में जो भी एडवोकेट्स लॉयर्स आ गए इसके अंदर, मेडिकल में आ गए डॉक्टर्स वगैरह आ गए, उसके बाद इंजीनियर्स हो गए, अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, टेक्निकल कंसल्टेंसी में कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई टेक्निकल नॉलेज दे रहा है, ऐसा कोई प्रोफेशन है स्पेशल जो इंक्लूडेड नहीं है। इंटीरियर डेकोरेशन की बात आ गई, अगर कोई इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज दे रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर है, वो भी सेक्शन 44ADA के अंदर आ सकता है। और कोई प्रोफेशन अगर CBDT नोटिफाई कर देती है तो। अभी तक इनके अलावा, इन 6 के अलावा कोई दूसरा स्पेसिफाइड प्रोफेशन कोई भी नोटिफाई नहीं किया गया है, तो मतलब इनको सेक्शन 44ADA का क्या मिलेगा, शरण मिलेगी। तो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है इसमें, तो टर्नओवर तो 50 लाख है जो बता दिया गया था। मिनिमम इनकम डिक्लेयर इनको 50% करना पड़ेगा जितना भी रिसीव हुआ है। इसमें क्या कैश में किया है तो कम परसेंटेज है, नहीं, नॉन कैश में किया है भी 50, कैश में किया है तो भी 50, और अगर आप चाहे तो 50% से ऊपर 60, 70, 65, 51 जितना मर्जी, 50 से कम नहीं कर सकते, 100% तक जितना मर्जी आप अपना इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन 44AE की बात करते हैं। सेक्शन 44AE इसका प्रोविजन क्या है, हर किसी पर्सन पे एप्लीकेबल है। आप इसमें इंडिविजुअल भी आ गया, HUF भी आ गया, फॉर्म भी आ गया, LLP भी आ गई और कंपनी भी आ गई। हर कोई भी पर्सन अगर जो कंडीशन सेक्शन 44AE में लिखी गई है उस कंडीशन में फॉल करता है तो फिर उसको सेक्शन 44AE एप्लीकेबल कर सकता है। एक ही कंडीशन इसमें यह है कि बिजनेस होना चाहिए प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स का। ये 3 चीजें आप काम करते हो, आपकी स्टेटस, एंटिटी की स्टेटस कुछ भी हो, आपको सेक्शन 44AE में आपको रिलीफ मिलेगा। तो क्या है इसका प्रिस्क्राइब, कैसे फॉल करते हैं, तो फिर पहला पॉइंट कहता है द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AE कैन बी अडॉप्टेड बाय अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज
who does not own more than 10 goods vehicle at any time during the year। मतलब किसी भी साल में अगर वो 10 या 10 से कम व्हीकल ऑन करता है तो फिर वो सेक्शन 44AE के अंदर आ सकता है। मतलब अगर गाड़ी, आपकी पास गाड़ी है और 10 व्हीकल है आपके पास, या 10 से कम है, 9 है, 8 है, 7 है, तो आपको 44AE का बेनिफिट मिलेगा। उससे ज़्यादा होते ही आपको 44AE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। For the heavy vehicles, income will be computed at the rate of 1000 per ton of the gross vehicle weight for the every month or part of the month during the heavy vehicle is owned by the taxpayer। आपने heavy vehicle है, आपके पास बड़ा ट्रक है, तो उसके केस में आप क्या करोगे, जो गाड़ी की वेट है पूरे महीने में, जितना भी आपने, मतलब सामान जितना भी आपने ढोया, जो आप धर्म काटा के थ्रू आप अपना वे करते हैं, उसमें जितना टन भी आपने पूरे महीने में ढोया, गाड़ी में से आपने कैरी किया, उसका पर टन के हिसाब से 1000 रुपये आपको इनकम मानना पड़ेगा। अगर आपने हेवी व्हीकल के अलावा आपका लाइट व्हीकल है, इन केस ऑफ द व्हीकल्स अदर देन हेवी व्हीकल, इनकम विल बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द कैरेज इज ओन्ड बाय टैक्स पेयर। मतलब अब अगर लाइट हेवी व्हीकल है, 1000 रुपये पर टन ग्रॉस वेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे एवरी मंथ। अब यहाँ पे 7500 रुपीज़ लाइट व्हीकल के केस में कितना भी आप वे करो, एक व्हीकल का 7500 रुपये पर मंथ, तो 7500 को मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपके पर व्हीकल की क्या गई, एनुअल इनकम आ गई। हायर इनकम कैन बी डिक्लेयर्ड बट नो फर्दर एक्सपेंसेस अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम द मिनिमम इनकम डिक्लेयर्ड और प्रेजेंट। अब 75 की जगह पे कोई कहता है कि मेरे को भाई पर व्हीकल 10,000 रुपये मैं तो इनकम दिखाऊंगा, तो आप दिखा सकते हो, पर जनरली कोई मूर्ख पर्सन ही होगा जो ये करेगा, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि आप 7500 कर लो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। तो क्या आप 7500 से ऊपर करोगे? मेरे को तो पर्सनली नहीं लगता है। अगर करते हो तो वेल एंड गुड है भाई, थैंक यू सो मच, आप देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पर इसमें से आप कम और एक्सपेंसेस नहीं कर सकते कि सर 7500 तो हमने इनकम मान लिया, अब इसमें मैं फ्यूल चार्जेस माइनस करना चाहता हूँ, नहीं कर सकते। मिनिमम 7500, मिनिमम 1000 पर टन। अब लास्ट है, अ पर्सन कैन डिक्लेयर हिज इनकम एट द लोअर रेट, मतलब एट लेस देन 1000 पर टन या 7500 पर व्हीकल अगर कर सकते हैं। पर अगर वो पर्सन ऐसा करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इफ he does so then he is required to maintain the books of account as per the provision of section 44AA। सेक्शन 44A के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और अपने बुक्स को ऑडिट कराना पड़ेगा सेक्शन 44AB के अंदर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है वो टैक्स पेयर को, स्मॉल टैक्स पेयर को हेल्प करने के लिए आया है। पर अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको टैक्स रेट में रियायत मिलेगी, टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। पर अगर आप इससे बाहर जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं चाहिए, तो सरकार बोलती है आप फिर तो टैक्स साउंड पर्सन है, टैक्स लिटरेट पर्सन है, आपको सारा का सारा टैक्स के बारे में पता है, तो एक काम कीजिए, आप अपने बुक्स को भी मेंटेन कीजिए, आप ऑडिट भी करवाइए और ये लो 2-3 और कंप्लाइंसेस भी आप कर लीजिए। तो ये सिचुएशन आता है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करते। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया। कुछ भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट पे डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।